फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का चैप्टर 8 है, राष्ट्र आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो ये चैप्टर को पूरा रीड करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ये क्या पढ़े थे वो सब दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ, उसका रियासतों का अधिग्रहण, फिर नए कानून और प्रशासनिक संस्थाओं का शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ था, फिर 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव क्या था। फिर इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग चैप्टर 7 में पढ़े थे आपका महिलाओं की स्थिति और उससे वाद विवाद, फिर जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ के बारे में डिस्कस किए थे, सामाजिक और धार्मिक सुधार के बारे में डिस्कस किए थे, फिर 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये है राष्ट्रवाद का उदय। जैसे कि अगर हम देखें, ठीक है, तो ये देश क्या है और किसके लिए है, ये सवाल उत्पन्न होता है। तो इसका जवाब जो है धीरे धीरे इस रूप में आया कि भारत का मतलब यहाँ है, यहाँ की जनता, भारत, यहाँ रहने वाले, चाहे वो किसी भी रंग और रूप के हो, चाहे किसी भी जेंडर के हो, ठीक है। तो ये देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ के लोग हैं तो हमारे भारत की जो भी संसाधन है, ठीक है, संसाधन जो भी रिसोर्सेज से हम लोग कह सकते हैं, जो भी संसाधन है वो किसके लिए होगा, तो ऑब्वियसली भारत के लोगों के लिए होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो अंग्रेज आके यहाँ पे कब्जा कर लिया था, पूरे भारत पर अपना नियंत्रण कर लिया था और भारत वालों को अपना गुलाम बना दिया था, ठीक है। तो ये चेतना जो 1800 के बाद एक राजनीतिक संगठन में साफ दिखाई देने लगा और 1870 से लेकर 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजों शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि जो है इसी तरह के एक प्रमुख संगठन थे, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है। तो पुनः सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक मतलब होता है सभी के लिए, हम लोग कहते हैं ना ये सार्वजनिक जगह है, यानी हर एक लोगों के लिए है, ठीक है। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, किसी भी तरह के यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वो ये सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये संप्रभुता मतलब समझ रहे ना, जो कि हर एक लोगों के लिए हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भारतीय जनता है, ठीक है, उसके अपने बारे में जो भी फैसला लिए को लेने की पूरी आज़ादी हो। तो 1870 से लेकर 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ, ठीक है। तो 1878 में आपका आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। इसके तहत क्या था कि आप जो है अपने पास जो है हथियार रखने का अधिकार, क्या है कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था, यानी 1878 में आर्म्स एक्ट आया था, यानी कोई भी भारतीय जो है अब किसी तरह का भी आर्म्स नहीं रख सकता, हथियार नहीं रख सकता है। फिर उसी समय वर्नाक्यूलर एक्ट भी आया था, और जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सभी संपत्ति को जब्त कर सकती है। मतलब अगर जैसे प्रिंटिंग प्रेस को तो अधिकारी ने कुछ भी छाप सकता है, तो ये सरकार ये बात को निकाला था कि अगर प्रिंटिंग प्रेस वाला कोई भी ऐसी वैसी बातें छापता है तो क्या किया जाएगा कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है हड़प ली जाएगी, ठीक है। और उस 1883 में क्या हुआ था कि सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया और इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश वे ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो इल्बर्ट बिल
का मतलब देख लीजिए 1883 में आया था। इसके तहत क्या था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पे जो है मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेजों की असली रवैया का पता चलता था। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऐसा एक्ट लागू हुआ, इल्बर्ट बिल लागू हुआ, तो जब ये बताया गया कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के खिलाफ भी मुकदमा दायर कर सकता है, तो इसको लेकर अंग्रेजों ने काफ़ी विरोध किया था। तब यहाँ पे अंग्रेजों का जो है असलियत आया और भारतीय लोग जो है इसका विरोध करने लगे। ठीक है, तो पढ़े लिखे भारतीयों के लिए अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 में हुई थी। तो अखिल भारतीय संगठन कब आया था? 1880 में आया था। ठीक है, तो परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त एवं एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वो लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार करता है, उसको प्रचारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या था, तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था उसमें। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार में लिखा गया है। मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, ये कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि ये भारत के सभी समुदाय की संस्था है। ठीक है, तो ये बदरुद्दीन तैयबजी जो थे 1887 में उसके अध्यक्ष के रूप में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में इन्होंने ये स्टेटमेंट को दिया था। देखिए यहाँ पे नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की थी। उभरता हुआ राष्ट्र नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि अक्सर कहा जाता है कि आपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी था और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दे दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ठीक है, तो निरस्त करना क्या होता है? किसी कानून को समाप्त करना को निरस्त करना। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। शासन व्यवस्था में के भारतीयकरण की मांग जो है नस्लवाद के खिलाफ चल रहा है आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ के धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगे। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किए जाए और अभिव्यक्ति वो बोले की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, तो उस समय देखिए न्यायपालिका कार्यपालिका साथ थी, तो ये इन लोगों का डिमांड था दोनों को अलग किया जाए। और आर्म्स एक्ट, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना कि आर्म्स एक्ट में कोई भी जो भारतीय है वो कोई किसी तरह का हथियार नहीं रख सकते थे। और ये कब स्टार्ट हुआ था आर्म्स एक्ट? तो ये आपका 1878 में आया था, 1878 में। ठीक है, तो ये तिथि भी याद रखिएगा आर्म्स एक्ट का।
शुरुआती सालों में कांग्रेस ने यहाँ पे देखिए क्या बोले, सोने की चाह में डिंसा वाचा नामक एक मध्यम मार्गी नेता ने 1887 में नोडलजी को संबोधित करते हुए कहा, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, वो लोग पहले ही काफ़ी अमीर है, तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। खैर अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कुछ। और शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहा है। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अंग्रेजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी और करने वाले प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह जमींदारों उद्योगपति के हक में ही नहीं बोल रही थी। ठीक है, मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश में विभिन्न भागों में प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीय की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बस इसमें ये आपको समझने का ज़रूरत है कि किस तरीके से इन लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश जो है ये हमें धोखा दे रही है, बस ये हमारा चीज़ों को लूट रहा है, हम पे हुक्म चला रहा है। ठीक है, तो बस इसी चीज़ों को डिस्कस किया गया है ना। तो यहाँ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा अमूल्य परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनकी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जी दो ई में विभाजित हो गया था, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी था। तो जैसे ये लोग जो थे ना वो नरमपंथियों की आलोचना करने लगे, क्योंकि ये लोग जो थे वो तो बस क्या करते थे, निवेदन करते थे। ये लोग करे बोले कि नहीं, हमें निवेदन नहीं करना चाहिए, हमें तो लड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात ये हुआ था। फिर 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ठीक है, बंगाल जो था ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार, उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा में था और अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। परंतु इस प्रशासकीय सुविधाएं का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे में था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्रिटिश लोग जो है दिमाग लगा के काम किया है। तो इम्पॉर्टेंट है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और मध्यम मार्गी और अमूल्य परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। ठीक है, तो इसको लेकर जो है काफ़ी आंदोलन भी हुआ था। तो मेज पर रखे अखबार का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसकी भारी अनुगुज्य सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में
इसे वंदे मातरम आंदोलन के से नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों और राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल्य परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्त्रों को बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। तो यहाँ पे भी देखिए कि हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे और ये याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करने वाले अमूल्य परिवर्तनवादी की एक प्रमुख नेता थे, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक दर्शकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्विचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली और अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना चाहिए। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, जो कि मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह से ढाका में किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, ठीक है। तो अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान का भी था और यहाँ पे जो है जो मुसलमान है वही मुसलमान को जिताएंगे। इस तरीके से यहाँ पे धार्मिक समुदाय के लोग जो है अपना राजनीतिक समर्थन करने लगे। 1907 में कांग्रेस टूट गई और मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरोध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग ये दोनों साथ मिल गए थे 1915 में, और ये जो है कांग्रेस प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए दोनों मिल के काम किए, ठीक है। तो क्रांतिकारी हिंसा, समाज में अमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना, ठीक है। और परिषद प्रशासकीय सलाहकारी का प्रतिनिधित्व दायित्व को निभाने वाले मनोनीत या निर्वाचित संस्था, ठीक है, ये परिषद। तो जन राष्ट्रवाद का उदय नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है पूरे चैप्टर को तो एक बार रीड कर ही लिए, उसमें देख ही फाइंड आउट ये हम लोग कर ही लिए कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट था जो कि इम्पॉर्टेंट था, जो कि हम आपको पॉइंट आउट कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट का जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आपका जन राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो है हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगी। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो है हम लोग अच्छे से नोट्स इसका बनाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग MCQ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज MCQ करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का डिस्कशन से आपको तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि हाँ इस चैप्टर में यहाँ से यहाँ तक हमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, उसको फाइंड आउट करना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो ये सीटेट के साथ साथ जो है आपका BPSC, बिहार स्टेट, झारखंड स्टेट, हर चीज़ के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, KVS, NVS। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।